हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शरीर उपक्रमणीय शारीर के बारे में। ठीक है। ये बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है रचना शारीर, उसका टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो यही है। ठीक है। तो मैं इसमें पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी, मतलब पूरा जो चैप्टर है उसके हर एक पॉइंट्स को मैं कवर करूंगी। और कौन कौन से पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, वो सभी चीज़ मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। तो चलो देखते हैं हम आप आज का लेक्चर। ओके, ठीक है। तो क्या है शरीर उपक्रमणीय शारीर। सबसे पहले तो शरीर शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति देख लेंगे हम, तो वो क्या दी गई है देखते हैं। शरीर शब्द का आयुर्वेद संहिता एवं संग्रह ग्रंथों में ही नहीं, उपनिषदों में भी उसका विवरण हमें मिलता है। तो जो शरीर शब्द है, ठीक है ना, तो जो शरीर शब्द है उसका हमें आयुर्वेदा संहिता में तो मिलता ही है बोल रहा है, और जो अलग अलग जो ग्रंथ रहते हैं, जो उपनिषद रहते हैं, उनमें भी हमें उसका जो महत्व है हमको देखने को मिलता है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सप्त धातुएं। अब जो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, जो आयुर्वेद में अभी एडमिशन लिए, फर्स्ट ईयर है उनका, तो उनको लगता होगा ये क्या क्या है, सप्त धातुएं, तीन दोष है ना। तो ये आपको क्रिया शारीर जो है उसमें आपको बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। अग्नियों के बारे में, धातुओं के बारे में, दोष के बारे में, वो मैं आपको अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। अभी के लिए समझ लो, 7 धातुएं रहती है अपने शरीर में, जो कि हमारे शरीर में पोषण जो है वो देती है हमारे शरीर को। ठीक है। हमारे जो घटक रहते हैं, शरीर के जो घटक रहते हैं, उनमें पोषण का काम जो है वो धातुएं देती है। और त्रिदोष जो है वात पित्त कफ रहते हैं। ठीक है। ये जो है हमारे शरीर में समस्थिति में रहने चाहिए, और तभी जाके हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। ठीक है। ओके, तो इसके बारे में हम ब्रीफ डिटेल भी देखेंगे। अगर आप लोगों ने त्रिदोष, मैंने अग्नियों के ऊपर भी डाली हूँ वीडियो, दोष के ऊपर भी डाली हूँ, तो ये देखना आप वीडियो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है। तो ओके। सप्त धातुएं, तीन दोष और 13 अग्नियों के साम्य अवस्था के स्वरूप को शरीर कहते हैं। तो शरीर किसे कहते हैं, तो वही बता रहा है कि जो सप्त धातुएं है ना, फिर तीन दोष है और 13 अग्नियों, ठीक है, उसके साम्य अवस्था को, उसकी साम्य अवस्था मतलब कि सम रहने चाहिए वो। ठीक है। मतलब बिगड़ने नहीं चाहिए, वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उसका क्षय नहीं होना चाहिए। ओके। वो कैसे रहना चाहिए, सम अवस्था में रहना चाहिए। तो उसके स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। ठीक है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अगर आपको पूछा है कि शरीर की डेफिनेशन बताओ, तो ये हम बता देंगे। ओके। ओके। फिर आचार्य चरक ने उसके अकॉर्डिंग कुछ मत दिया है अपना, तो वो हम देखते हैं क्या बोले हैं आचार्य चरक जी ने। ओके। सो तत्र शरीर नाम चेष्टाधीन अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। ओके। सो ये जो है, ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। ओके। सो ये चरक जी ने बताया है, ये शारीर स्थान में बताया है उन्होंने। ओके। फिर इसका अर्थ देख लेते हैं हम क्या है। तो अर्थात आत्मा का आश्रयभूत और पंच महाभूतों के विकास के समष्टि रूप का नाम जो है वह शरीर है। तो शरीर किसे कहा गया है कि आत्मा का जो आश्रयभूत है, आज आत्मा जो है उसका आश्रयभूत और पंच महाभूतों के विकास के समष्टि रूप को का नाम जो है वह शरीर है। ओके। तो आत्मा जो है वो, हमारी जो आत्मा है हमारे शरीर में क्या है, आश्रय है। तो वो शरीर क्या है कि उसमें आत्मा जो है उसका आश्रय है, इसलिए उसको क्या बोला है, आत्मा का आश्रयभूत। और पंच महाभूतों के विकास, मतलब कि पंच महाभूत से ही हमारा जो पूरा संसार है वो पंच महाभूत से बना है। हमारी जो सृष्टि है पूरी पंच महाभूत से बनी है। हमारा शरीर जो है वह भी पंच महाभूत से बना है। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं ना, वो भी पंच महाभूत से बनी है। तो यही बोल रहा है कि शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना है, और वहाँ क्या रहता है, आत्मा रहती है। तो वह आत्मा का क्या है, आश्रयभूत है। ठीक है। ओके। यह शरीर जो है संयोगवाही होता है, अर्थात तीन दोष, सप्त धातु और मलों के सम मात्रा में रहने से यह शरीर जो है वह वृद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में ये जो तीन चीजें हैं, क्या क्या, वो है दोष, धातु और मल। इनका हमारे शरीर में साम्य अवस्था में रहना चाहिए, यह सम अवस्था में रहना चाहिए। अगर यह सम अवस्था में रहते हैं तब जाके हमारी शरीर जो है उसकी वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये हमने देखे आचार्य चरक के अनुसार शरीर जो है उसकी बारे में। ठीक है। अब शारीर क्या है, हमने शरीर देख लिए, अब क्या है शारीर, मतलब क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। तो शारीर जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके। तो अर्थात शरीर विज्ञान के
रचना एवं क्रिया संबंधी विषयों का विवरण जो है जिस शास्त्र में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, शारीर विज्ञान कहते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है कि शरीर, अपन ने शरीर के बारे में देखे कि शरीर क्या होता है ना, जिसमें कि आत्मा जो है वह आश्रयभूत होती है ना, और जो पंच महाभूत से बना हुआ होता है वह शरीर है बोल रहा है। और शरीर विज्ञान के मतलब जो शरीर विज्ञान है उसमें रचना और क्रिया के संबंधी जो विषय है उसका जब हम पठन करते हैं, उसका जब हम विवरण करते हैं, उसका जब हम उसको जब हम पढ़ते हैं है ना, तो उस शास्त्र को क्या कहा है, बोल रहा है कि वह उस शास्त्र को शरीर विज्ञान, शारीर विज्ञान कहा है। ओके, समझ आ रहा, शारीर विज्ञान कहा है उसे। फिर क्या बोल रहा कि जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की रचना के संबंध में विशेष विवरण प्राप्त होता है उसे रचना शरीर कहा जाता है। ओके, तो वही बोल रहा है कि जिस विज्ञान में क्या होता है कि शरीर के अवयव, हमारा जो शरीर है उसके अवयव जो है उसकी रचना के संबंध में जो विशेष हमें बातें पता चलती है ना, उसकी रचना के संबंधित, तो उसे हम क्या कहते हैं, रचना शरीर कहते हैं। और जब यहाँ पर बोला जाएगा कि जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयव की क्रिया के संबंधित जहाँ पर विशेष विवरण मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्रिया शारीर कहते हैं। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम रचना शारीर पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ एनाटॉमी सब्जेक्ट। ओके, सो उसके बारे में हम बात करेंगे है ना। तो इस विज्ञान से हमें विशेष रूप से अस्थि, सीरा, धमनी, मांसपेशी, हृदय, फुफ्फुस आदि अवयव की जो रचनात्मक स्थिति है उसकी परिमाप और एवं उसका जो स्वरूप है उसका हमें ज्ञान इसमें प्राप्त होता है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि शारीर ज्ञान जो है उसका प्रयोजन क्या है ना। ओके, शारीर ज्ञान जो है उसका प्रयोजन क्या है ना, तो वो देखते हैं हम। तो चरक जी ने बताया है, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने, इतने अच्छी डेफिनेशन दी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो जो चिकित्सक शरीर को सभी प्रकार से सदैव संपूर्ण रूप से जानता है। ओके, तो जो चिकित्सक जो है वह शरीर को, हमारा जो शरीर है ना, उससे जो सभी प्रकार से मतलब सदैव संपूर्ण रूप से पूरी अच्छी तरीके से भली प्रकार से जानता है, वह लोक के मनुष्य को सुख देने वाला आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण जान सकता है। इसलिए बोलते हैं ना एनाटॉमी सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जो शरीर को ही अच्छे से जान पाएगा वही तो अच्छा चिकित्सक है ना, तो वही बोला जा रहा है। तो जो चिकित्सक शरीर को सभी प्रकार से सदैव संपूर्ण रूप से जानता है वह लोग को सुख देने वाला और आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण वह जान सकता है। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे क्या, शरीर की षडंगता, मतलब हम बोलते हैं ना षडंग शरीर हमारा, मतलब कि 6 उसमें कुछ भाग है ना, तो वो क्या क्या है वो देखते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, ये हमेशा ना पूछा जाता है एग्जाम में, भला ही 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, बट ये पूछेगा है ना। तो ये हमें अच्छे से याद रखना कि क्या है षडंग शरीर। ओके, तो शरीर जो है उसकी षडंगता, तो संपूर्ण शरीर को 6 भागों में विभक्त किया गया है। 6 भाग होते हैं हमारे शरीर के, वो कौन कौन से। ओके, सो सबसे फर्स्ट इज दैट इज 2 बाहु, हाथ, 2 पैर, मतलब कि 2 शक्ति, ये 2 शक्ति ऐसा लिखना, 2 पैर नहीं लिखना। ओके, 2 बाहु, 2 शक्ति मतलब कि 2 पाद, शीर्षग्रीवा और मध्य शरीर। ठीक है, तो ये जो है इसे षडंग शरीर कहते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, फिर मृत शरीर संशोधन। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो ये 15 मार्क्स के लिए आता है। हाँ, यहाँ से हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इससे हम, तो आप देखो अच्छे से मैं बताती हूँ आपको। ओके, ध्यान से देखना। तो मृत शरीर संशोधन। ओके, सो ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस पद्धति के अंतर्गत शव संरक्षण एवं शव छेदन दोनों का ही यहाँ पर वर्णन हमको मिलता है। ओके, शव संरक्षण मीन्स क्या होता है कि शव को हम किस तरीके से अच्छे से रखते हैं है ना, उसका प्रिजर्वेशन। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, शव संरक्षण कहेंगे। और शव छेदन मतलब कि जब कोई, हम एनाटॉमी सब्जेक्ट है हमारा है ना, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग का क्या है, हमको उसे काटना पीटना पड़ता है बॉडी को है ना, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्रिजर्वेशन करना पड़ता है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। शव छेदन मतलब कि उसका काटना पीटना बॉडी का। ठीक है, तो इस पद्धति के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, शव संरक्षण मतलब कि प्रिजर्वेशन एंड शव
छेदन। ओके, दोनों का ही यहाँ पर हमें वर्णन करना है। हम प्राचीन एवं आधुनिक दृष्टि से दोनों ही पद्धतियों से हम देखेंगे यहाँ पर, तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जिस शव का शव छेदन किया जाता है, मतलब कि जिसका हम एनाटॉमी में वो जो डिसेक्शन करते हैं, डिसेक्शन, ओके, वर्ड इज डिसेक्शन हो। सो जिस शव का शव छेदन किया जाता है उसको पहले सुरक्षित करना आवश्यक होता है। ठीक है, उसको मतलब कि सुरक्षित रखना पड़ेगा कि नहीं, है ना? ऑब्वियसली उसे रखना पड़ेगा। तो क्योंकि क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि बिना सुरक्षित किए दुर्गंध और विकृति के कारण उसका शवछेदन करना बहुत कठिन रहता है। अगर हमें वहाँ पर वो बेंच में हमने शव रख दिया, वहाँ से बहुत दुर्गंधी आ रही है, मतलब वो तो सही नहीं है ना। वहाँ पर तो कीटक वगैरह, मतलब जो अलग अलग जो बैक्टीरिया वायरसेस वो उग जाएंगे ना, तो हमें उसको अच्छे से प्रिजर्व करना ज़रूरी है ना। तो वही तो इसको क्या बोल रहा है कि शवछेदन जो है उसे हमें करना चाहिए। ओके, करना ही है। ओके। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि आचार्य सुश्रुत ने किस तरीके से बताया है कि हमें शव छेदन और वो जो प्रिजर्वेशन है वो कितना है। ओके, तो आचार्य सुश्रुत जी का मत देखते हैं हम। ओके, सो उन्होंने क्या बताया है कि जिसके शरीर में संपूर्ण अंग प्रत्यंग अविकल हो। अविकल मीन्स मतलब कि पूरे जो अंग प्रत्यंग है ना, उसके पूरे जो बॉडी के जो पार्ट्स है वो पूरे ही सही सलामत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसका क्या बोल रहा है कि जिस शरीर में संपूर्ण अंग प्रत्यंग जो है वह अविकल है, मतलब कि पूरे सही सलामत है उसके अंग प्रत्यंग, जिसकी मृत्यु जो है वह विष से नहीं हुई है ना। विष, पॉइजन, पॉइजन से जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, जो मृत्यु से पूर्व दीर्घ काल तक व्याधि से पीड़ित न हुआ हो, मतलब कि जो मृत्यु हो गई उसकी और उसके पहले अगर उसको बहुत सालों से कुछ ना कुछ बीमारी है, वो मतलब थायराइड वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकती है, तो वो वाले शव को हमको नहीं लेना है, बोल रहा है। ठीक है, और जिसकी आयु जो है वह 100 वर्ष की न हो, मतलब कि 100 वर्ष से अधिक वाले जो वय वाले जो लोग रहते हैं ना, उसके हमको शव का उपयोग नहीं करना है। ओके, जिसकी आंतें और मल जो है वह निकाल दिया गया हो, मतलब कि जिसकी आंतें, आंतें मतलब क्या, तो मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं ना, दैट इज ओनली, सो उसकी जो मल वगैरह सब वगैरह निकाल दिया गया हो, ऐसे मृत शरीर को तेजी से न बहते हुए नदी से बांधकर पिंजरे में रखकर मूंज, छाल, कुश, सूर, इनमें से कोई एक अंग प्रत्यंग को लपेटकर एकांत स्थान में हमको क्या करना है, सड़ाना है। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर भली भांति सड़े हुए देह को नदी के बाहर निकालकर खस, बांस, बाल और छाल की कुंचियों में से किसी एक की कुंची से 7 दिन तक धीरे धीरे घर्षण करते हुए, जैसे पहले वर्णन किया गया है उसी प्रकार से त्वचादि सब बाहरी एवं आभ्यंतर अंग प्रत्यंग जो है उसका विशेष का हमें क्या करना है कि प्रत्यक्षीकरण करके ज्ञान प्राप्त कर किया जाता है। ऐसा ये पहले की जो पद्धति थी ना, मतलब कि पहले ऐसे करते थे, अभी नहीं करते ऐसे। ओके, तो पहले की पद्धति है ये। अब अर्वाचीन मत अनुसार क्या बोल रहा है ना, तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि शव संरक्षण से पूर्व शव चयन हेतु आचार्य सुश्रुत के नियम का पालन करना आज भी उतना ही ज़रूरी है ना। तो मतलब जो हमने आचार्य सुश्रुत के बारे में देखे ना कि उन्होंने कैसे कैसे करे, उन्होंने बताया हमको कि किस तरीके से करना चाहिए, वो प्राचीन का बताया उन्होंने। अब हम अर्वाचीन मतलब कि अभी का देखेंगे, आधुनिक वाला देखेंगे। वो प्राचीन का वैसा था, नदी के इधर वाला। ओके, अभी हम अर्वाचीन का देखेंगे। तो अर्वाचीन क्या बोल रहा है कि शव संरक्षण से पूर्व हमको जो चयन हेतु जो आचार्य सुश्रुत के जो नियम है उनका हमको पालन करना है। ओके, पर आज की परिस्थितियों में यह सब संभव नहीं है। वर्तमान समय में पोस्टमार्टम वाले जो शव है उसको छोड़कर सभी प्रकार के शव में के शव हम शव संरक्षण के लिए जो है उपयोग में लाते हैं आजकल। ठीक है, ग्रीष्मकाल 12 घंटे एवं शीतकाल में 24 घंटे तक की समय विधि में उसका संरक्षण लेना चाहिए। मतलब कि ग्रीष्मकाल में जो वो शव है ना उसको 12 घंटे होने चाहिए मरने के लिए, हाँ। और शीतकाल में 24 घंटे तक जो है उसकी विधि रहती है, मतलब कि समय रहता है। तो उसके मतलब पहले ही हमें क्या करना है, उसका संरक्षण करना है, मतलब कि प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी करना है। ओके, सो अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब जो आधुनिक वाला जो है उसमें जो प्रिजर्वेशन के जो फ्लूइड है, मतलब कि संरक्षण द्रव्य जो है वो कौन कौन से हम देखते हैं। ओके,
सो ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। ये 15 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, हाँ, अच्छे से याद रखो, ओके। सो संरक्षण द्रव्य, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लूइड, ओके। प्रिजर्वेशन फ्लूइड कौन कौन से देखते हैं हम। सबसे पहला है श्वेतमल, सेकेंड वन इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट, थर्ड वन इज जल, फोर्थ इज फॉर्मलिन, वो है 40% फॉर्मलिन लेना है हमें, ओके। रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड ग्लिसरीन, ओके। सो ये जो है संरक्षण द्रव्य है, दैट इज अ प्रिजर्वेशन फ्लूइड, ओके। अब हम देखेंगे आजकल जो प्रायोगिक होता है वो कौन कौन से एसिड है, कौन कौन से चीज़ें जो है वो होते हैं प्रायोगिक, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, क्या बोल रहा है कि फॉर्मलिन 40%, वो 5 लीटर लेते हैं। सेकेंड इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, दैट इज 1 लीटर लेते हैं वो। थर्ड इज ग्लिसरीन, वो भी 1 लीटर लेते हैं। फोर्थ वन इज जल, दैट इज 8 लीटर लेते हैं वो, ठीक है, ओके। तो याद रखो ये अच्छे से, हाँ। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि संरक्षण के लिए प्रवेश कराया गया द्रव जो है संपूर्ण शरीर में प्रविष्ट हो गया, इसके लिए कुछ निम्नलिखित लक्षण है, उससे हम पहचान सकते हैं कि वो जो पूरे जो द्रव्य हमने देखे ना, मतलब कि जो प्रिजर्वेशन फ्लूइड देखे ना, वो अच्छे से उसके पूरी जो शव है ना, पूरी जो डेड बॉडी है उसमें अच्छे से गया कि नहीं, है ना, वो हमको देखना पड़ेगा। तो हम कौन कौन से लक्षण से देख सकते हैं वो आगे हम देखते हैं, ओके। सो क्या बोल रहा है कि जब फॉर्मलिन शव की मूशिका और कान से स्रवित होने लगता है, ठीक है, सॉरी नासिका है वो। सो जब फॉर्मलिन जो है वह शव की नासिका, मतलब जो शव है, जो डेड बॉडी है, उसकी नासिका से और कान से जब वो निकलने लगता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस, ओके। सेकेंड वन इज दैट इज पूर कपाल एवं अंगुलियों के अंतिम पर्वों के अग्रभाग का स्काल्पेल से हमें भेदन करना पड़ता है। पर यदि द्रव स्रवित होने लगे तब यह समझ जाता है कि शव में प्रवाहित किया हुआ द्रव जो है वह संपूर्ण शरीर में परिसंचरित हो गया है, ओके। तो मतलब वो बोल रहा है कि जो पूर्व कपाल रहती है और अंगुलियां जो रहती है ना, उसके अंतिम पर्व में अग्र भाग में हमें जो स्काल्पेल रहता है ना, उससे हमें भेदन करना है, और वहाँ से अगर वहाँ से द्रव निकल रहा है, मतलब कि हाँ वो हो गया अच्छे से, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या, तो धातु भेद से पुरुष का संगठन, ओके। धातु भेद से पुरुष का संगठन जो है वो हम देखेंगे। तो आचार्य चरक अनुसार क्या बोल रहा है कि अर्थात आयुर्वेद के जो वेदता है, उन्होंने महर्षियों ने शरीर रचना एवं क्रिया की दृष्टि से पुरुष का अस्तित्व अस्तित्व जो है वह स्वतंत्र दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। मतलब कि जो आयुर्वेदा जो आचार्य है ना, उन्होंने क्या बोले कि जो पुरुष है वह उसका उन्होंने स्वतंत्र तरीके से उसका बताया है, ठीक है, स्वतंत्र है बोल रहा है वहाँ। जिसे धातु भेद से अथवा स्थान उपयोग प्रकृति आकृति स्थिति एवं संगठन के आधार पर अनेक रूपों में, जैसे कि एक धातु पुरुष बोलते हैं ना हम, चढ़ धातु पुरुष, एकादश धातु, सप्त धातु पुरुष एवं पंचविंशति धातु के साथ राशि पुरुष, कर्म पुरुष और चिकित्साधिकृत पुरुष के नाम से वर्णित किया गया है। अब लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, ठीक है। सो पुरुष शब्द जो है उसकी निरुक्ति देखते हैं सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आ जाता है, ठीक है। तो पुरुष की निरुक्ति क्या बोल रहा है कि जिसका गमन देह देहांतर व लोक लोकांतर में होता है, उससे हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जिसका गमन देह देहांतर व लोक लोकांतर में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। अब पुरुष का स्वरूप कैसा होता है, तो पुरुष के 2 भेद बताए गए हैं। पुरुष जो है वो सबसे पहले तो 2 भेद से उसको बताया गया है, तो वो है शुद्ध पुरुष और औपाधिक पुरुष, ओके। शुद्ध पुरुष और औपाधिक पुरुष। तो शुद्ध पुरुष मतलब कि जो जिसमें चेतना धातु जो है, चेतना धातु जिसमें समाई हुई है, ओके, वह आत्मा रूप है, तो उसको हम शुद्ध पुरुष कहेंगे। अब औपाधिक पुरुष मतलब कि जिसमें कि हमें सुख दुख के भावना देखने को मिलती है ना, वो हो जाएंगे क्या, औपाधिक पुरुष, ठीक है, जिसे हम राशि पुरुष भी कहते हैं, तो वो है औपाधिक पुरुष, ओके। सो पुरुष जो है उसके 2 भेद बताए हैं, सबसे पहला जो है वो शुद्ध पुरुष है और दूसरा जो है वह औपाधिक पुरुष है, ओके। फिर उसके बाद विकल्प भेद से धातु के भेद बताए गए हैं। तो विकल्प भेद से धातु के भेद में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, ये आता है ये क्वेश्चन। सो एक धातु पुरुष मतलब कि जो शुद्ध पुरुष है, हमने जो बोले ना कि चेतना धातु वाला जो पुरुष है, चेतना के स्वरूप रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं कि एक धातु पुरुष कहते हैं ना। तो शुद्ध पुरुष ही एक धातु पुरुष है, यह चेतना स्वरूप है। यह कैसा रहता है? चेतना स्वरूप रहता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? द्विधातु पुरुष मतलब कि जिसमें कि अग्निसोम जो है, अग्निशोम मतलब कि क्षेत्रज्ञ अथवा अग्निसोमीय भेद करते हैं, उस पुरुष को हम द्विधातु पुरुष कहते हैं। ओके। फिर त्रिधात्वात्मक पुरुष मतलब कि इसमें त्रिदंड आता है, त्रिगुणात्मक मतलब त्रिगुण और त्रिदोष, ये 3 प्रकार के पुरुष का जो वर्णन है हमें त्रिधात्वात्मक पुरुष में मिलता है। ठीक है। ओके। तो त्रिदंड में क्या क्या आता है? तो सत्व, आत्मा और शरीर, ये जो है त्रिदंड में आ जाएगा। त्रिगुण में सत्व, रज और तम। ठीक है। और 3 दोष में क्या आ जाएगा? वात, पित्त, कफ। ओके। फिर षड धातु पुरुष में कौन कौन से आ जाएंगे? तो पंच महाभूत, जो पंच पुरुष में आता है। ठीक है। और त्रयोदशात्मक पुरुष है, उसमें क्या आता है? 3 दोष, वात, पित्त, कफ, सब धातु और 3 मल। तो ये किस में आता है? त्रयो मतलब कि 3 मतलब कि 13 उसमें रहते हैं, 10 है ना, 13 त्रयोदश मतलब कि 13। ओके। सो फिर उसके बाद आता है सप्तदश धातुष पुरुष। तो इसमें आता है 1 आत्मा, 10 इंद्रिय, 1 मन और 5 महाभूत। ओके। फिर चतुर्विंशति धातु पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तो उसमें षोडश विकार प्लस अष्ट प्रकृति आता है। तो अष्ट प्रकृति जो है उसमें अव्यक्त, महान और अहंकार और पंच तन्मात्रा। ठीक है, ये आते हैं। और षोडश विकार में 1 मन, 10 इंद्रिय और 5 अर्थ आते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ ये, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है। ओके। 8वां है, उसमें क्या है? पंचविंशति मतलब कि 25 तत्वात्मक पुरुष है। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं? तो अव्यक्त, महान, अहंकार, 11 इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और पुरुष। ठीक है। सो ये हो गया अपना पूरा आज का शरीर उपक्रमणीय शारीर जो है, ये एक फर्स्ट चैप्टर है आपका, पूरा अच्छे से हो जाएगा। मैंने हर एक पॉइंट जो है उसमें पूरी अच्छी तरीके से डाली हुई है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका ये पूरा कंप्लीट एक चैप्टर इतने टाइम में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाकी के पॉइंट जो है हम देखते रहेंगे वो। ठीक है। सो बने रहिए चैनल के साथ।